बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम सभी लोग आए हैं एक उस टॉपिक को लेकर के। बहुत से सवाल भी थे जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड करके सारी प्रक्रिया पूरी कर ली और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया उस ऐप पर, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा कि आज इतने सारा ट्रैफिक बढ़ गया है वहाँ कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उतना बर्डन हो गया है। लेकिन चलिए, हम सबको जिनको भी नहीं मिला है पासवर्ड, ध्यान रखिए, मैं आप सबको पासवर्ड क्या करूँगा, एक एक करके सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। खैर, अब हमारा सवाल है कि सर अब मैं आगे की क्या पढ़ाने वाले हैं आज आप, ठीक है। तो अपने पढ़ाई पर आते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर एक सीरीज चलने वाली है, ठीक है। यूट्यूब पे सीरीज चलने वाली है। जो टॉपिक हमसे मिस हुआ था, मैंने पहले ही कहा था कि पैंडेमिक के कारण हुआ है, तो वो टॉपिक क्या था, ठीक है ना। उस टॉपिक एग्जैक्टली में एक टॉपिक नहीं, एक यूनिट है ना बाबू। तो इस यूनिट का बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा है ना कर लीजिएगा, जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है। ये एक यूनिट है जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव। फिर सवाल आता है कि सर क्या ये यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो हमको ये ऑसिलेशन और वेव एक यूनिट है जिसके अंदर जो चैप्टर्स है, उस चैप्टर का नाम देखिए। सबसे पहला चैप्टर जिसको हम लोग 23 से चालू करते हैं, 23 से, ठीक है ना। चैप्टर 23। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं समझने के लिए कि चैप्टर क्या है 23, जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। कौन सा नाम हुआ इसका चैप्टर का? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग ऑसिलेशन समझ के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसके दोनों नाम है। ज्यादा फेमस नाम कौन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद कौन है? ऑसिलेशन, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे, तब इसकी और जानकारी आपको देंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि एक यूनिट के अंदर आपको चैप्टर नंबर 23 है, फिर चैप्टर नंबर 24 है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है वेव, ठीक है ना, वेव बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर क्या है? 25 है, जिसमें बताया गया है सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। और एक हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है 26, जिसका नाम है हुआ साउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बचे हुए आखिरी टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर आप सवाल आता है कि सर आप इसको कहाँ पढ़ाने वाले हैं? तो अभी जो मैं YouTube का सीरीज चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस YouTube पे जो 11th का टॉपिक सब रह गया था, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर कहेगा सर हमारे ऐप का क्या मतलब? ऐप का मतलब है, ऐप हमने इसलिए डाउनलोड करवाया था क्योंकि 12th का हम लोग वहां शुरू कर सके, ठीक है ना। तो 12th हम लोग कहाँ शुरू करने वाले हैं? ऐप पर। और 11th की सीरीज क्या होगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सर बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने फोन किया कि सर मेरे भाई है, बहन है, उसको 10th अभी पास किया है, तो उसके लिए क्या है, बैठा हुआ है। बिल्कुल, आपका जो ये जो कंसेंस है पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रीजन ये है कि जिसको लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, बहुत बड़ा करना है, उसको अपना गेम बहुत पहले चालू करना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत कुछ पढ़ना है आईआईटी के लिए। और आपको सब पता होगा 11th कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉपिक होता है, न्यूमेरिकल को इंक्लूड कीजिएगा तब। तो ये कब से पढ़ाइएगा? हम लोग ऐप पर 12th कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कब से ये चालू होगा, कब से ये कोर्सेज चालू हो रहे हैं, आपको तमाम जानकारियां कब से चालू होंगे, 11th का बैच कब से चालू हो रहा है, 12th का बैच कब से चालू हो रहा है, हिंदी मीडियम 12th कब से चालू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम कब से चालू हो रहा है, जो बच्चे 12th पास आउट कर गए उसके लिए भी कोर्सेज है, टारगेट कोर्सेज, वो कब से चालू हो रहे हैं, ठीक है ना। उसकी फीस क्या है, क्या प्रॉपर वे होगा, कौन कौन सा टॉपिक उसमें, सॉरी कौन कौन से बुक्स आप उसमें पढ़ाइएगा, क्या प्रोसेस है उसको पढ़ने का, हम कहाँ से उसके लिए सब कुछ करेंगे, ये सारी प्रक्रिया आपको पीडीएफ के रूप में, ठीक है, आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, इस टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए न्यूटन फिजिक्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं ले पाते किसी कारणवश, तो आपके ऐप पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐप पर भी नहीं ले सकते तो बहुत ही सिंपल तरीका है, करना क्या है, ये जो नंबर है आपके पास, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कि सर मुझे पीडीएफ सेंड कर दीजिए, आपको पीडीएफ वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास हो
कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यहाँ से कब होगा, कैसे होगा, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, कुछ भी अगर आपको हो तो बेहिचक इस नंबर पे फोन कीजिए, ठीक है ना। इस नंबर पे आप फोन कीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं क्या होगी, दूर होगी। खैर उस पर हम लोग, आप जब वहाँ देखिए आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बताइए, सबसे पहले एक बात हमारा ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात को शुरू से कहता हूँ। आप पता है YouTube पे आप जाओगे तो बहुत सारे कंटेंट है, एक हमें नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत से कंटेंट बनाया है, आप किस किस का देखेंगे बताओ। सबसे पहली बात ये है कि रेगुलरिटी नहीं होती। हमारे पास सब कुछ है, सोर्स है, वीडियोज है, कॉन्सेप्ट है, पर क्या नहीं है, वो चीज है रेगुलरिटी। आप एक सोर्स से जुड़ोगे तो कंटिन्यूस में रेगुलर मिलेगा, ठीक है ना। सोर्सेज चेंज करोगे तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं पा सकते, ठीक है ना। इसीलिए क्या करो, एक सोर्स से जुड़िए। जब एक बार कोई आम का पौधा रोपा जाता है तो उसे बार बार उखाड़ कर देखा नहीं जाता है। विश्वास के साथ बीज बोए हैं, उसमें पानी रखिए, उसके अपने विश्वास का पानी रखते रहिए, वो पौधा एक दिन पेड़ बनेगा और आप उसमें फल खाएंगे। एकदम सिंपल सा मैटर है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्या करना है, जुड़े रहना, बेस्ट लगा देंगे, आप भी और हम भी, दोनों को मिलकर एकदम ऐसा पढ़ेंगे कि एकदम यूनिक तरीका होगा आपका, ठीक है। कहना नहीं, आपको पता है। तो खैर अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोगों को ये चैप्टर्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सारा डिटेल, सब कुछ, एवरीथिंग जानेंगे। कंटिन्यू सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने जिस चैप्टर पे आपसे चर्चा की थी 23 साल था, इसका नाम था ऑसिलेशन, ठीक है। आप कहिएगा इसको तो सब सिंपल हार्मोनिक समझ के पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है। ये ऑसिलेशन है, फिर हम इसको सिंपल हार्मोनिक बहुत से लोग लिखते हैं, और आप सिंपल हार्मोनिक क्यों लिख रहे हैं, हम थोड़ा बच रहे हैं सिंपल हार्मोनिक लिखने से। क्यों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, समझाता हूँ कैसे। आप मान लेते होगा कि आप जाते हो किसी दुकान पर, ठीक है, और बोलते हैं भैया मेरे को ब्रिस्लेरी का बोतल दीजिएगा हमको, ठीक है। तो वो समझ जाता है कि आप उससे पानी मांग रहे हैं। क्या आपने उससे पानी मांगा नहीं, क्या मांगा है, तो ब्रिस्लेरी दीजिएगा। चाहे वो किसी भी कंपनी का दे बोतल में, लेकिन आप क्या मांगते हो, ब्रिस्लेरी दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपने माइंड में बैठा लिया है ब्रिस्लेरी मतलब पानी। हालांकि बहुत सी कंपनियां पानी बनाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हम बोलते हैं फेविकॉल दीजिएगा। तो फेविकॉल क्या है भाई साहब, फेविकॉल एक सॉल्यूशन है उसके अंदर, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मांगते, बोलते फेविकॉल, कंपनी का नाम बोलते हैं, कंपनी देना। जब वो किसी भी कंपनी का तो बोलते फेविकॉल और मतलब साटने वाला, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम नाम इतना सुनते हैं कि हमको लगता है उसके अंदर जो चीज है उसी नाम से पहचाना जाता है, पर ऐसा नहीं है। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को इतना ज्यादा सुनने लगे हैं कि हमको लगता है कि ऑसिलेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अब क्या फर्क है, इस फर्क को आज हम जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर हो गया ऑसिलेशन, और इसके मतलब टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है सर ये टॉपिक हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा 3 चीजें, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या होता है, और तीसरा इसका एप्लीकेशंस कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है ना। तो बच्चों इसके हमारे सबसे पहले जानना है कि क्यों पढ़ना है। तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो के अंदर आप देख लीजिए। Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. देखा, अब आपने ध्यान से देखा, ये सालों में एक बार होता है ये घटना, बहुत सालों में ये घटना एक बार, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो दिखाया, आपने समझा ये क्यों हुआ,
ये पूरा सीमेंट का पुल अचानक झूल कैसे गया, ऐसे कैसे झूल गया? तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें एक चैप्टर को समझना पड़ेगा, और वो चैप्टर क्या है? ऑसिलेशन। जब तक प्रैक्टिकल नहीं जानोगे केवल न्यूमेरिकल बना के भी आपको नहीं हो पाओगे, इसलिए प्रैक्टिकल भी चाहिए और क्या चाहिए होगा? न्यूमेरिकल, दोनों प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो अभी इसका मैं जवाब देने वाला हूँ। खैर, आप इसको इस सीरीज को ध्यान से देखिए, आखिरी में आप स्वयं जवाब दे दोगे और मैं पूछूंगा कि ये ब्रिज क्यों हिला। ठीक है ना, इसके जवाब में आखिरी में पूछूंगा। अभी अब सवाल है कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए 11? ध्यान से देखिएगा, अगर जो भी इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो, आपको 12th में बड़ा आपको क्या होगा? दिक्कत होगा। कैसे? तो देखो बोलो, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम ऑसिलेशंस का एक पार्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे तो ये 11th का अलग ही चैप्टर है। ठीक है ना, 11th का चैप्टर है। तो आप याद रखिएगा 12th में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा आधारित किस पर है? एसएचएम पे। जिसने एसएचएम पढ़ लिया है, ठीक है ना, वो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आईआईटी मेडिकल, इसके एग्जाम्स के बेसिस पे। ठीक है ना, थ्योरी तो मैं सब हटा के समझा ही दूंगा, वो बड़ा बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, स्किल। ठीक है, तो ये इसलिए 12th का जो टॉपिक है, ठीक है, बोला 12th का टॉपिक वो किससे इंस्पायर है? 11th के एसएचएम से। फिर आप एसी पढ़ लीजिएगा, तो इसी से इंस्पायर है कौन? साउंड। ठीक है, जो कि 11th का टॉपिक है, मैंने भी लिखवाया कि आपने पढ़ाऊंगा इसको। इससे इंस्पायर कौन है? ये। इससे इंस्पायर कौन है? एक और टॉपिक है जो 12th में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, कौन सा ऑप्टिक्स बच्चे हो? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब मेरा एक बात तो समझो। ठीक है, बहुत लोग ऑप्टिक्स चिल्लाते हैं, प्रकाश की पढ़ते हैं। होगा एक बात याद रखिए, प्रकाश की दो प्रकार के हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तो आपको 10 में उसका बहुत सारा पार्ट करके आया है, पर वेव ऑप्टिक्स पूरा आपको नया पढ़ना है, वहीं पर सब ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सुपरपोजिशन, ये सारी कुछ। तो आप जो यहाँ सीखोगे ना, वही यहाँ आप रहेंगे। यहाँ नहीं सीखोगे, यहाँ हार्ड वर्क होगा। तुमको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन सही जगह पर करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसको समझने में कर रहे हो। 11 में क्या कर रहे हो? ठीक है, तो अब समझ लो इसको। तो क्या करने वाले, ये सारा क्या हुआ? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो जब कनेक्टेड है तो हम एसएचएम को ध्यान से पढ़ लेंगे, तो हम यहाँ 4 टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? एसएचएम। तो एसएचएम से पहले हम लोग चालू करते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, चूंकि ये मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये भी क्या? ऑसिलेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा मोशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा 11th में, रेस्ट और मोशन, है ना? शुरुआत में हमने पढ़ा था रेस्ट और मोशन। देखिए हुआ, रेस्ट तो हम अभी नहीं पढ़ाने वाले, मोशन भी नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है। तो क्या मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा? बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि मोशन क्या होता है, लेकिन इसका डिटेल आप पीछे पढ़े हुए ऑलरेडी। इसमें केवल डेफिनेशन बता के सोचूंगा कि इससे आगे चलेगा, ताकि आपका टॉपिक जो है वो ना मिले। तो मोशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ध्यान से देखिए, रेट मतलब होता है जो भी चीज टाइम के साथ बदल रहा है। किसके साथ बदल रहा है? टाइम के साथ। चेंज मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, और पोजीशन किसमें परिवर्तन कर रहा है? पोजीशन में। किसके किसके तुलना में? टाइम के तुलना में। तो क्या कहलाता है? मोशन। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है आपकी तुलना में? तो मैं यहाँ पे इस बोर्ड की तुलना में, इस मार्के की तुलना में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। क्या मैं मोशन में हूँ? नहीं। लेकिन ये मार्केट को देखो, अब ये मार्केट मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन टाइम की तुलना में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो टाइम तो बढ़ते ही रहता है, सारा खेल किसका है? पोजीशन का। इस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी लेवल में समझा चुके हैं। ठीक है ना, कि जो पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है मतलब क्या बोलते हैं? मोशन। अब मोशन होते कितने प्रकार के? सवाल है कि सर मोशन कितने प्रकार के? तो मेरा बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है ना, एक हम बहुत बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी पूछता है कि कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो खट से बोल देते हैं 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैस बोल देते हैं। कोई प्लाज्मा उतना भावे नहीं। अभी हम क्या बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर बोलता है कोई भी चीज़ कितने प्रकार की, तो खट से बोलते हैं इतने प्रकार की। कोई पूछता है फोर्स कितने प्रकार के, तो बहुत लोग लिखवा देते हैं ग्रेविटेशन उसी में, फ्रिक्शन उसी में, सब उसी में जा रहा है। गलत, गलत तरीका है।
आप किसी भी चीज को कैटेगराइज करते हो तो पहले उसका आधार मानोगे ना कि किस आधार पे कर रहे हो। अगर मैं यहाँ बच्चों का आधार मानूं कि यहाँ पर बच्चे कितने प्रकार के, तो बहुत प्रकार के हो सकते। एक जो साइंस पढ़ते हैं, एक कॉमर्स पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया बाबू, साइंस और कॉमर्स के आधार पर मैंने सब्जेक्ट के आधार पर मैंने बांट दिया। फिर अपने साइंस में साइंस के बच्चों का आधार हो सकता है, एक जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, एक जो मैथ पढ़ते हैं। मैथ में बहुत प्रकार हो सकता है, एक जो बच्चे IIT के लिए पढ़ते हैं, एक जो IIT के लिए नहीं पढ़ते। तो कोई अगर आपसे पूछता है कितने प्रकार के बच्चे, तो आप नहीं बता सकते। पहले आधार पूछो कि आपको जो व्याख्या करवाना है वो किस आधार पर करवाना है। तो हमारा आधार यहाँ पर होना चाहिए। कोई पूछेगा कितने टाइप के मौसम होता है, तो बोलिएगा भाई साहब आधार क्या है। मैं बोल देगा 1D 2D 3D। आधार वहाँ क्या है, डायमेंशन, एक्सिस। यहाँ पर आधार क्या है, फिजिकल सिस्टम। यहाँ पे आधार क्या है होगा, फिजिकल सिस्टम। तो हम यहाँ मोशन को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो किसके आधार पर कर रहे हैं बाबू, किसके आधार पे, फिजिकल सिस्टम। बहुत अच्छा समझा आपने। तो अब मैं बात करता हूँ कि बच्चों मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ मोशन ऐसे 3 कैटेगरी के हैं, 3 कैटेगरी के हैं। ये आप चेंज हो सकते हैं थोड़े अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। फिर दूसरा हमारे पास होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन, और तीसरा हमारे पास है, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ये 3 हमारे मोशन के कैटेगराइजेशन, ठीक है। आप कहिएगा एक एक करके, हालांकि मैं उसको बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सर ट्रांसलेशनल मोशन का जरा ध्यान से देखिए। क्या होता है बच्चों कि मान लेता हूँ एक ए है, एक पार्टिकल का बी है, एक मैंने बॉक्स लिया है, इस बॉक्स का पार्टिकल ए है, बी है और सी, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल क्या हो रहा है, डाउन पे गिर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, ठीक है बच्चों। गिर लिया मैंने, नीचे गिरा दिया इसको, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में आपके कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ दिया है। बहुत लंबा लेक्चर आप नहीं देखना चाहते हैं, भगा देते हैं, गलत बात है आप लोगों का, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए, दिमाग से कंट्रोल रखिए, अगर आपको भगा भगा के मार देगा पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। दिमाग पे कंट्रोल। हाँ, तो मैंने 3 पॉइंट लिए, ABC। एक बात बताओ, अगर आप लोग बाइक से कहीं जाते हैं, ठीक है, तो आपकी बाइक की स्पीड मान लीजिए 40 है। तो ऐसा होता है कि आपकी बाइक आगे जा रही है और आपके पीछे जो भी है, जो भी सामान है, ठीक है ना, कोई भी सामान है, वो चक्का है या फिर कोई भी चीज़ है, तो क्या वो पीछे से आते रहता है कि नहीं, आप बढ़ो मैं आ रहा हूँ, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपके बाइक के प्रत्येक चीज़ की स्पीड अगर 40 है तो उसके पॉइंट के प्रत्येक की स्पीड क्या होगी, 40। ऐसा नहीं होगा उसकी स्पीड 20 है और आपके आए वाले चक्के की स्पीड 50, ऐसा नहीं है। आपके बाइक से कनेक्टेड जितने भी सिस्टम होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो जब कोई चीज़ मोशन में है तो जो जुड़ा हुआ है उसमें सबकी स्पीड क्या होगी, एक समय, हर पॉइंट की स्पीड क्या होगी, एक समय। तो जब मोशन के दौरान प्रत्येक पॉइंट की स्पीड अगर एक समान होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो आप देखिए, तो अगली वस्तु नीचे गिरेगा, जितना VA का स्पीड होगा उतना ही VP का होगा और उतना ही किसका होगा, ठीक है ना। उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसा मोशन इसमें मोशन के दौरान प्रत्येक की स्पीड क्या रहे, एक समान रहे, प्रत्येक पॉइंट की स्पीड एक समान रहे सिस्टम के, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। अब एग्जाम्पल इसके लिए देना चाहिए कि एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है ना, मान लीजिए बॉक्स है, तो बॉक्स के प्रत्येक पॉइंट की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन। आप कहिएगा ये कर्वीलिनियर क्या होता है, रेक्टिलिनियर मतलब रेखीय, ठीक है ना। अब कर्वीलिनियर, कर्व मतलब होता है वक्र, ठीक है। तो मान लीजिए कहिएगा एक वक्त में क्या होगा। तो एक बात बताइए, अगर आप अपने बाइक को खड्डा में चलाइएगा, ठीक है, मतलब किसी धुलकार पे लेके जाइएगा, तो क्या आपका पीछे वाला चक्का बाद में आगे वाला चक्का पहले भाग जाएगा, नहीं। जब तक वो जुड़ा हुआ है सबका स्पीड क्या है, सेम। तो अगर आप ऐसे कर्व में भी जाइएगा, कर्व मतलब होता है कि आप ऐसे वक्त में भी जाइएगा, तिरछे में जाइएगा, तभी प्रत्येक पॉइंट की स्पीड क्या होगी, सेम। तो अगर इस तरह के कंडीशन को फॉलो करता है तो वो क्या बोलते हैं, कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है ना। तीसरा आता है रैंडम मोशन।
ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कारण से समझा रही है, बैक बैक टॉपिक को थोड़ा रिवीजन करवा है। रैंडम मोशन, अब कहिएगा ये रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है, आप लोग सुनिएगा, रैंडम का मतलब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। रैंडम का मतलब होता है उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तो अगर मान लीजिए ये पेन है, इस ढक्कन की स्पीड 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो अगर यहाँ गया इसके प्रत्येक पॉइंट का 5, यहाँ गया प्रत्येक पॉइंट का 5, यहाँ गया प्रत्येक पॉइंट का 5, ये पूरा सिस्टम जहाँ भी जा रहा है प्रत्येक पॉइंट का क्या है, उसका वैल्यू सेम है। इस तरह को बोलते हैं रैंडम मोशन, क्योंकि रैंडम मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और पार्टिकल इतना छोटा होता है उसका क्या रोटेशन और क्या मूव, ठीक है ना। तो हर जगह उसकी स्पीड क्या होगी, पार्टिकल की स्पीड हर जगह क्या होगी, इसमें पार्टिकल के अंदर प्रत्येक पॉइंट हर जगह स्पीड क्या होगा, उसकी सेम। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, ट्रांसलेशनल मोशन में हर जगह स्पीड क्या होती है बाबू, इक्वल। तो जब हर जगह स्पीड इक्वल होगी बच्चों, तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। कितने पार्ट, 3 पार्ट, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर और रैंडम। अब आता है रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। सरकारी स्कूल गए होंगे आप लोग, क्या बात करते हैं, सरकारी स्कूल गए आप की बात क्या बात करते हैं, सरकारी स्कूल में जो मजा है मतलब आदमी को लगता है फीलिंग नहीं का अपना स्कूल है, मास्टर साहब आ रहे हैं, किसी का प्लेट लेके दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक कोई स्केल है या फिर कोई डंडा है, ठीक है। अब ये घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह इसके मोशन के दौरान इसके प्रत्येक पॉइंट का स्पीड सेम था, क्या उसी प्रकार इसके प्रत्येक पॉइंट का स्पीड सेम होगा कि नहीं होगा, आपको बताइए। देखिए मोशन करेगा, ठीक है ना, तो प्रत्येक पॉइंट का स्पीड सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा सर, क्योंकि टाइम तो सेम में लग रहा है घंटा घूमने में। मान लीजिए मेरे पास घंटा है ना, उसको घूमने में आप टाइम लगवा रहे हैं 1 घंटा, ठीक है। अब मान लीजिए घूम रहा है, ठीक है, इसके थ्रू एक बड़ा से चक्कर काटे आ गया, तो जितना टाइम इस वाले को लगा उतना ही टाइम इस वाले को लगा, तो स्पीड तो सबका सेम में होगा। गलत, बताता हूँ कैसे। हम समझ गए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो टाइम तो सबका सेम लगा, लेकिन एक बात बता, अगर इसको एक बार घूमने में 1 सेकेंड लगता है, ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट को 1 सेकेंड लगा, इस वाले पार्ट को 1 सेकेंड लगा, इस वाले पार्ट को भी 1 सेकेंड लगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता, बड़ा वाला चक्कर कौन है, बड़ा वाला रेडियस कौन है, ये दूरी बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, एस ए एस बी एस सी, एस मतलब होता है दूरी, ठीक है। तो कौन सा दूरी बड़ा है, सी वाला दूरी बड़ा है। अब एक बात बता, तो इसका डिवीजन बड़ा किसका होगा, एक बात बता मुझे, अगर ये सी वाला दूरी बड़ा है, किसी को 1 सेकेंड में बोलोगे कि तुम रीगा चले जाओ, और किसी को 1 सेकेंड में बोलोगे कि तुम पटना चले जाओ, अब दोनों पहुंच गया, तो बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड कौन चला, पटना वाला, क्योंकि जिसका रास्ता जितना दूर, टाइम तो सबका फिक्स है, 1 सेकेंड, जिसका रास्ता जितना दूर उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा। तो एक बात बताओ, ज़्यादा स्पीड किसी होगी, तो ज़्यादा स्पीड होगी सी की, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है, ये बड़ा, उसके बाद कौन बड़ा है, ये। तो सी वाले का स्पीड ज़्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का, ठीक है ना। तो देख रहे हो, यहाँ पर स्पीड इक्वल था और यहाँ पर स्पीड इक्वल नहीं, और यहाँ पर स्पीड इक्वल नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, किसने बोल सकते, पर्टिकुलर ऐसे देखे होंगे हम लोग, कैसे, तो मास्टर जी है इससे मार, हम लोग तो मारते नहीं है, लेकिन पहले मारते थे अगर सब लोग, तो ऐसे मारो। तो देखिएगा यहाँ पे हाथ पड़ेगा ना, तो ज़्यादा चपकेगा, मतलब चोट ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की कॉर्नर का स्पीड क्या होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि टाइम तो सबका इक्वल है, कॉर्नर का डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे ज़्यादा चोट लगेगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और। तो हम लोग ये बड़ी तेज हाथ को पीछे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पड़ेगा तो कम चोट लगेगा, तो सिंपल सा फॉर्मेट है यार, आप लोग जानते हैं खाली फालतू हम लोग। चलो अब हम लोग काम करते हैं, आप बात करते हैं ऑसिलेशन मोशन, इसकी बात हम देखते हैं, क्या बात करते हैं सर, नहीं पढ़ाएगा इसको आप बताइए, तो वीडियो बंद करो, पैसे चलो वापस थोड़ा सा समझ सो भाई साहब, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना था, ये तो पहले का चीज आपको बताया था कि आप इससे रिलेट कर सके। ये तो हमारा एक चैप्टर है भाई, तो इस चैप्टर का जो हमने नाम दिया है ऑसिलेशन, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से सदा उजा कर पढ़ेंगे कि सबके साथ पढ़ लो, बताइए, तो अलग पढ़ेंगे ना इसको बढ़िया से डिटेल में क्या है इसके पीछे की कहानी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको चालू करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऑसिलेशन मोशन देख करके, ऑसिलेटरी मोशन देख करके डेफिनेशन लिखना चालू करेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू, चलो नोट कीजिए।
एप्लीकेशन मोशन के डेफिनेशन के लिए आप लोग परेशान हैं, रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों अब एक बात बताओ, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है पीरियोडिक मोशन, फिर देखिए क्या लिखा है, हम खोलेंगे यहाँ ऑसिलेटरी मोशन, आप लिखा है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, मोशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए इसको थ्योरेटिक क्या है, हम इसको जरूर सीखेंगे लेकिन इसको सीखने के बाद, ठीक है। अब सवाल है कि पीरियोडिक मोशन क्या है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हमारा आगे का टॉपिक है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा मोशन? हार्मोनिक, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हमको कुछ समझाने की जरूरत है, क्या मतलब पीरियोडिक का मतलब होता है, ठीक है, आवर्त। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब एक रेगुलर टाइम पर अपनी जो पार्ट है, अपना जो फिनोमिना है, सब कुछ को रिपीट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पीरियोडिक। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो एक साल पहले वो जहाँ पे था, साल भर के बाद उसी स्पीड से सब कुछ वही रहता है, वापस वहीं आ जाता है, ठीक है। आपका घड़ी का सुई क्या होता है, 12 घंटे पहले जिस स्पीड से जहाँ पे था वो घंटा वाला सुई घूम के वापस वहीं पे आ जाता है। तो क्या हुआ, आपने ये देखा कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित आवर्त के बाद वो अपने मोशन को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। तो जो अपने मोशन को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन। जैसे कि यहाँ द मोशन which repeats itself after regular time interval, regular time interval, regular time interval, ठीक है। This type of motion is called type of मोशन इट्स कॉल्ड, बहुत ही सिंपली इसको बोलेंगे हम, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे इसको, पीरियोडिक मोशन। देखो वो चीज़ सिंपल समझ में आ जाए ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल समझ में आए, ठीक है। तो उसको करके ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो सिंपल सा टॉपिक है भाई। जो अपना बार बार रास्ता क्या करता है, रिपीट करता है, अपने मोशन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो जो घटना एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होती है, तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में आपके सामने देता हूँ, जैसे कि मान लो, ठीक है ना, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ है और क्या करता है, इवॉल्व करता है। देखो रिपीट मतलब क्या होता है, वो पुनरावृत्ति करना बार बार, इट सेल्फ अपने आप, ठीक है ना। रेगुलर टाइम मतलब टाइम एकदम रेगुलर होना चाहिए। एक साल लगा कर एक बार पृथ्वी घूमने में, तो हर बार कितना लगेगा, 21 साल लगेगा, ठीक है ना। 12 घंटा में अगर घंटा वाला सूर्य घूम जाता है तो हर बार 12 घंटा में घूमेगा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक मोशन। तो अब देखिएगा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, घूम रहा है, ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, ये घूम रहा है। तो घूम रहा है तो उसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। तो टाइम लग रहा है इसको 1 ईयर, टाइम पीरियड कितना है इसका, 1 ईयर, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट पोलर एक्सिस। कौन सा एक्सिस, देखो आपको तो ये बात पता है कि जो पृथ्वी है, देखो यहाँ पे मेरे पास है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य की परिक्रमा ऐसे लगाती है ना, लगाती है ना ऐसे, लेकिन ये अपने अक्ष पे भी तो रास्ते जाता है, पोलर एक्सिस,
है ना, पोल, यहाँ ध्रुव होता है, इसलिए इसको पोल बोलते हैं। तो एक चक्कर दिन रात, एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगता है? 24 घंटा। तो देखो जब ये सूर्य की परिक्रमा किया तो कितना दिन का टाइम पीरियड है? 365 दिन का। लेकिन जब अपने अक्ष पे घूमा तो कितना दिन का टाइम पीरियड है? 24 घंटा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, इसका टाइम पीरियड कितना है? जब ये अर्थ अपने पोलर एक्सिस पे, अर्थ का भी तो अपना एक एक्सिस होता है जिसपे घूमते रहता है, एक तो पहले सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने एक्सिस पे भी घूमता है, तो वो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? 24, ठीक है ना। 24 घंटे में एक बार क्या करता है? घूम जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं पूछूंगा एग्जाम्पल में टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड में पूछूंगा, ठीक है, आवर्स है, ठीक है, ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो अगर ऑफ क्लॉक तो इसे कितना होगा? आवर हैंड का देखिए तो वो ऐसा कितना होगा टाइम पीरियड? 12 घंटा, क्योंकि 12 घंटे के बाद अपना रास्ता क्या करेगा? फिर से अपना सब कुछ क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास? हुआ पीरियोडिक मोशन, यानी हार्मोनिक मोशन का क्या मिला हमको? डेफिनेशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? तो कोई भी चीज अपना रास्ता, मतलब अपना जो मोशन है उसको एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल आपके सामने है, अर्थ का रेवोल्यूशन, अर्थ का रोटेशन और क्लॉक का, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें क्या है वो एग्जांपल है। तो हम लोग अभी चलते हैं ऑसिलेशन पे और इसको नोट करें। हाँ, तो अब मोस्ट वांटेड टॉपिक इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। देखो जैसे याद है आपको, पीरियोडिक को हार्मोनिक बोलते थे, उसी प्रकार ऑसिलेटरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल, ठीक है ना। ये दोनों एक ही शब्द है, एक ही नाम है। हम इसको जैसा क्या करते हैं? पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? जैसे कि मान लो बच्चों कि मैंने एक स्प्रिंग ली, ठीक है बच्चों, हमने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन आपको दी। एक स्प्रिंग है, इसको देखिए, स्प्रिंग है, इसको रेसिस्टेंस में समझ। ये एक स्प्रिंग है ना, इसकी मास नहीं है, जो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, हालांकि मास से मतलब है नहीं होगी, लेकिन मान लेते हैं, ठीक। अभी इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये इसकी जो लंबाई है स्प्रिंग की, तो कितनी मान लेते हैं? L, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल लेवल। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लेवल, ठीक है। और इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। कौन पोजीशन? मीन पोजीशन। अगर शब्द भूले तो IIT का सवाल पटक कर मारेगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मीन पोजीशन, ठीक है। अब क्या हुआ? किसी ने इसको क्या किया? इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, और इसको खींचना चालू किया, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगा, अब ये खिंचा करके ठीक है, ठीक। अब इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? L। आपने इसको कितना खींच दिया है? एक्सटेंशन हुआ है इसमें। क्या हुआ है? एक्सटेंशन, क्योंकि आपने स्प्रिंग को फोर्स लगा कर क्या किया है? खींचा है। तो देखो ये तो मीन पोजीशन पे था। एक्सट्रीम मतलब होता है सबसे आगे पहुंच जाना, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब होता है सबसे आगे। तो ये तो मीन पोजीशन था, ये सबसे आगे कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, इस पॉइंट पे चला गया। तो इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? तो सब याद रखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या हुआ? ये पार्टिकल आपने इसको छोड़ा तो क्या होगा? पीछे आएगा, फिर ये तो पीछे आएगा, तो इस तरह की कंडीशन होगी आपके सामने। यहाँ पे है दब गया। पहले स्प्रिंग नॉर्मल था, आपने इसको खींचा, एक्सटेंड किया, आपने इसको छोड़ा, फिर क्या होगा? दब जाएगा आकर, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वो उधर का एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर का एक्सट्रीम पोजीशन। अभी मैं स्प्रिंग पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, स्प्रिंग के अंदर क्या होगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ? आपने इसको जैसे ही फोर्स देकर छोड़ा तो क्या हुआ? पहले आगे गया, फिर आगे से मीन पोजीशन पर आ गया, फिर मीन पोजीशन से कहाँ चला गया? पीछे आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ रुक जाएगा नहीं, कहाँ? 1/2, 1/4 में इसके 1/4 को भाग 4 भाग होगा, तो ये क्या होगा? T/4। और ये कितना होगा? T/4 में
t/4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2t/t 2t/4 उसको आप लिख सकते हो t/4 तो t/2 में कहाँ पर है मीन पोजीशन पे। फिर आप क्या कीजिए t/2 में कितना जोड़ देंगे t/4 तो बट्टा बट्टा जोड़ के देखो तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3t/4 3t/4 से कहाँ होगा ये इस पोजीशन पे और यहाँ पर क्या हो जाएगा t। तो मतलब आप देख रहे हो टाइम के कितने हिस्से बने 4 हिस्से बने कितने हिस्से बने 4। अब एक बात बताओ इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है ध्यान से देखिएगा ठीक है ग्राफ कैसे बनता है। ये आपका मीन पोजीशन है कौन सा पोजीशन है अब यहाँ से टाइम बराबर 0 है आपने यहाँ से चालू किया बच्चों तो यहाँ आया ठीक है यहाँ आया तो टाइम कितना है t/4 इसको हम कौन सा पोजीशन बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन अभी बताया एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। अब बच्चों क्या होगा अब इसको पीछे आइए इस तरह ये पीछे गया तो एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ जाता है फिर से मीन पोजीशन पे तो एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ आएगा मीन पोजीशन पे। तो ग्राफ लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा मीन पोजीशन पे तो मीन पोजीशन पर आया है बच्चों मीन पोजीशन पर आया इसका टाइम कितना हुआ टाइम हुआ इसका t/2 एक्सट्रीम से मीन पर आया तो टाइम कितना होगा t/2 ठीक है। अब क्या होगा फिर ये कहाँ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे दब के तो ये फिर से कहाँ है इसके पीछे मीन पोजीशन के पीछे ठीक है इसको क्या बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन और इसकी टाइमिंग क्या होगी 3t/4 निकाल चुके हैं। अब फिर ये कहाँ पर आ जाएगा मीन पोजीशन पे मतलब फिर ये कहाँ चला जाएगा मीन पोजीशन पे ठीक है और इसकी टाइमिंग कितनी हो जाएगी ये पूछो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ डेफिनेशन लिखवा देंगे उसको 4 बार हटवाएंगे तो आपको तो याद हो ही जाएगा और उसके बाद क्या अगला टॉपिक पढ़ा दें नहीं क्या बोला इस टॉपिक से अगले टॉपिक के पूछने के बीच में ये आता है और यही सब चीज़ जब बेसिक लेवल पर समझिएगा तब आपके दिमाग क्लियरेंस होगा तब IIT के सवाल में आप पैटर्न पढ़ रहे हो ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया एक मीन पोजीशन यहाँ आगे आया एक्सट्रीम फिर मीन पे गया और पीछे गया एक्सट्रीम फिर आगे आया मीन पोजीशन। देखिए 4 भाग में बांटना पड़ेगा टाइम को 4 भाग में तोड़ोगे तो एक का आएगा t/4 पर फिर t/4 जोड़ोगे दोनों को जोड़ के t/2 फिर इसमें t/4 जोड़ेगा 3t/4 और फिर जब t जोड़ दोगे तो t आ जाएगा कट करके ठीक है। अब मेरा एक सवाल है वो इसमें कि शुरुआत की है मीन पोजीशन से t/4 पर एक्सट्रीम आ गया एक्सट्रीम पोजीशन में फिर 3/2 और यहाँ पे t/2 और यहाँ पे t2 एक ऑसिलेशन पूरा हो गया तो ये वाला ग्राफ बन गया बिल्कुल बन गया। लेकिन कहाँ से चालू हुआ है व्हेन पार्टिकल ऑसिलेटिंग फ्रॉम कौन सा पोजीशन मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन मीन पोजीशन। यहाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं ना बुआ थोड़ा सा तो है ना खेल IIT चिल्लाने से नहीं होता वो उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है सिर्फ चिल्ला देने से और IIT हो नहीं जाएगा आपको आप भी कर नहीं लोगे इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है। कॉन्सेप्ट उस लेवल का मटेरियल मिलना चाहिए आपको मोटिवेशन होनी चाहिए उस लेवल पे पढ़ने का ठीक है। अब देखो अभी तक हमने चालू कहाँ से किया मीन पोजीशन अब हम कहाँ से चालू कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अगर इसको नहीं समझोगे भाई इस दोनों खेल को नहीं समझोगे तो आपको पूरा खेल समझ में नहीं आएगा ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर ध्यान से अब क्या करेंगे हम लोग फिर से ग्राफ लेंगे इस तरह से आप ध्यान से देखिए आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की है वहां पर कहाँ से किया है मीन पोजीशन पर यहाँ पे कहाँ से करना पड़ेगा बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या लिखेंगे 0। अब क्या होगा जैसे ही आप इसको छोड़िएगा तो ये क्या होगा आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। ऐसा इसको तो ऑलरेडी आप एक्सट्रीम पे लाए हुए हो तो आप कितना आगे जाएगा एक्सट्रीम का मतलब है उसका नाम अब क्या होगा यहाँ से पीछे जाएगा और पीछे जा करके कहाँ पे चले जाएगा बुआ मीन पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे गया उसकी टाइमिंग क्या होगी बताएंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगी। अब क्या हुआ फिर ये और पीछे जाएगा दबेगा तो ये दब के कहाँ चला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। ये आएगा एक्सट्रीम है तो ये पीछे का एक्सट्रीम फिर जब ये दब जाएगा तो फिर ये आगे आएगा और आगे आके कहाँ चला जाएगा फिर से ये आ जाएगा मीन पोजीशन पे। देखो
जब यहाँ पर आ गया था तो हमने बोला था कि एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक ऑसिलेशन भी पूरा नहीं हुआ है, इतना अधूरा है अभी। चालू जहाँ से किया था वहीं पे खत्म होगा तब ना ऑसिलेशन पूरा होगा। बोलो, जहाँ से चालू हुआ खत्म वही होना चाहिए। समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको? ये चालू कहाँ से हुआ था? मीन पोजीशन। खत्म कहाँ हुआ? मीन पोजीशन। ये कहाँ चालू हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन। खत्म कहाँ होना चाहिए बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन पे खत्म होना चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे खत्म होना चाहिए। टाइम बराबर 0 ये है। कितने भाग है? 1 2 3 4। इसकी तरफ यहाँ मीन था तो मीन, एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम। तो इसका कितना पार्ट होगा? T/4। टाइम को 1/4 भाग होगा T/4। फिर इसको ये टाइम कितना होगा? T/4 और प्लस ये पहले वाला था, अभी वाला टाइम क्या है? T/4। सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 2T/4। काट दो तो कितना हो जाएगा? T/2। मतलब इसको कितना टाइम लगा? T/2। इसको कितना टाइम लगेगा? T/2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? T/4, क्योंकि T/4 सबके लिए है। ये कितना हो जाएगा? 3T/4। और इससे कितना हो जाएगा? वो T। कैसे? अब जोड़ो घटाओ सिखा देते हैं। T/4 में फिर T/4 जोड़ दो, मतलब 4T/4। बिल्कुल समझो क्या? कॉमन सेंस का बात है, जोड़ सिखाइए। यही सब लोग सब एकदम हल्का सा सवाल निकल देते, ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ कैसे? ग्राफ मतलब इसका तरीका प्लेस कर सकते। इसका क्या होगा कि हम लोग मीन पोजीशन और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। दिख रहा है ना बच्चों? दिख रहा है? अब ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोग चालू कहाँ से करेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, कैसे चालू करेंगे? एक्सट्रीम। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोगों को? यहाँ से हमें क्या करना है? पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। ठीक है, पीछे आ रहे हैं। टाइम बराबर 0, एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ पहुँचे? टाइम बराबर क्या है? T/4। अब क्या होगा? और पीछे जाएंगे। कहाँ? एक्सट्रीम पोजीशन और पीछे। ठीक है, ऐसे क्या बोलेंगे होगा? ये मीन पोजीशन है T/4, ये एक्सट्रीम पोजीशन है T/2। अब क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन के बाद फिर ये आगे आएगा और आगे फिर कहाँ चला जाएगा? फिर से मीन पोजीशन। तो ये कहाँ पर आ गया? मीन पोजीशन। तो इसकी टाइमिंग क्या है? 3T/4। और फिर से मीन पोजीशन से कहाँ आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन। तो फिर से कहाँ आ जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन की टाइम कितनी है? तो अगर आप ध्यान से देख लो तो देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम 0 था, फिर पीछे गया, पीछे आए, और पीछे गया और पीछे आए, फिर आगे आया, आगे आया, फिर और आ गया और आ गया। एक ऑसिलेशन पूरा। क्या एक बात बताओ, अगर तुम इस दोनों को नहीं समझोगे और इस शब्द का मतलब नहीं पहचानोगे, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, तो बच्चों आपको यही पहुंच जाओगे। डेफिनेशन कितना आसान लगा? जो आगे पीछे करेगा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट बताया तो पता चला। ठीक है ना? इसी को तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट सारा चिल्लाने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई मिलनी चाहिए। चिल्ला दिया, हट कर दिया, हाँ बहुत मजा नहीं लेना है। साइंस शांति से सुनने का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसको उतारने से पहले मैं आपको एक सवाल देके जाना चाहता हूँ। सवाल देना चाहता हूँ। सवाल क्या है? सर अभी आपने बोला कि दिमाग को थोड़ा लोड करना चाहिए, तभी तो न्यूटन फिजिक्स, तो कोई फिजिक्स, इतने सारे फिजिक्स फ्री में कोर्स लॉन्च कर रहे हो, आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो आप कुछ चीज़ों का समझ रहे हो ना। फ्री की चीज़ें बहुत अच्छा चीज़ें हैं। फ्री से क्या होता है? आदमी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है ना? रिलैक्स नहीं होना है, थोड़ा दिमाग को प्रेशर देते रहना है। प्रेशर क्या है? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। आपने बोला कि दोनों सेम है, मैंने मान लिया कि दोनों सेम है। तो जब हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कोई बोला होगा कि हमारा मोबाइल ऑसिलेट करता है। क्यों नहीं बोल सकते भाई? आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से नहीं, बुक्स से सबके हिसाब से जब ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल एक ही बात है, तो हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारा मोबाइल ऑसिलेट कर रहा है? हम क्यों बोलते हैं कि हमारा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है? जब आप दोनों एक ही बात बोल रहे थे, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा मोबाइल ऑसिलेट कर रहा है? नहीं बोल सकते। तो फिर आपने क्यों लिखा है कि दोनों एक है? सोचिए कि आपका मोबाइल क्यों बोलते हैं कि वाइब्रेशन में है, ये क्यों नहीं बोलते कि ऑसिलेशन में? अब मैंने भी बताया है कि दोनों एक ही वर्ड है, फिर क्यों नहीं बोलते? कुछ रीजन है, समझना है, समझाएंगे, लेकिन पहले इसको बता दीजिए।
वाइब्रेशन दोनों एक ही है, फिर आप बोल रहे हैं कि अलग है। क्या मतलब है इसका? अलग है कि एक है? एक मिनट भाई साहब, इसका मैं आपको जवाब देने से पहले थोड़ा सा इधर चलता हूँ, ठीक है? देखो इधर क्या है, हम लोग पढ़ते होंगे चेन, याद है? तो चेन दो प्रकार का होता है, एक यूनिट चेन, एक स्मॉल चेन। यूनिट चेन से लिखते हैं डेल्टा, स्मॉल चेन से लिखते हैं डी। इसका मतलब होता है, ठीक है ना, यूनिट चेन थोड़ा बड़े लेवल पर, और इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल चेन है। तो क्या चेंज। इसी प्रकार से दोनों को हम लोग ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कह सकते हैं, लेकिन एक हल्का सा टर्म आ जाता है, वो टर्म क्या है जरा देखिए, ठीक है? होगा जब हम लोग क्या करते हैं थ्रू और फ्लो। कौन सा मोशन होता है? थ्रू और फ्लो। तो मान लेते हैं भैया कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो आगे और पीछे कर रहा है, मतलब थ्रू और फ्लो मोशन, ठीक है ना? अब ये आगे पीछे कर रहा है, लेकिन इसके आगे पीछे करने का जो रेट है वो बहुत स्लो है, मतलब ये स्लोली आगे पीछे करता है, स्लो, ठीक है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी लो होगी। देखिए क्यों, आगे पीछे तो कर रहा है, थ्रू एंड फ्लो तो कर रहा है, लेकिन ये कैसे कर रहा है? स्लो कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। लेकिन जब कोई चीज बहुत स्पीडली आगे पीछे कर रहा है, कोई पार्टिकल है बहुत स्पीडली आगे पीछे कर रहा है, ठीक है ना, स्पीड में, ये क्या होता है? फास्ट, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हाई होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी लो है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। देखो दोनों ऑसिलेशन ही है, लेकिन ऑसिलेशन में एक धीरे से ऑसिलेशन कर रहा है और एक की स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है हुआ? और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा मोशन? वाइब्रेशनल मोशन। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है? रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। रेट मतलब होता है टाइम के साथ क्या? फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसी के डिपेंड पे क्या करेगा? ऑसिलेशन कर रहा है कि वाइब्रेशन। तो जब एक आप धागा को, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारी चीजें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? किसी को इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है? ये देखो आगे पीछे कर रहे हैं ना, ठीक है ना, आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना ये बहुत स्लो है, स्लो है ना, लेकिन आपका मोबाइल जब वाइब्रेट करता है देखना 1 सेकेंड में कितना बार आपका बैटरी आगे पीछे करता है, ठीक है? तो इसको हम लोग वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। लूज वर्ड में बोल देते अलग बात है, और इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। लेकिन अपने मोबाइल को क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल। इसीलिए बच्चों आजकल आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल और ऑसिलेशन का मतलब समझ गए? जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, ट्रू फ्लो करने का, मोशन करने का, ट्रू फ्लो का मोशन करने का, उसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल। जिसकी कम उसे क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। तो रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेट ऑफ टू फ्लो मोशन, ये क्या कहलाएगा? पूरा हमारा वाइब्रेशन। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्या डिफरेंस है इसके बीच में? ऑसिलेशन और वाइब्रेशनल के बीच में डिफरेंस किसका? फ्रीक्वेंसी का। जिसकी फ्रीक्वेंसी लो वो ऑसिलेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई वो वाइब्रेशनल। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? कितना स्पीड, ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चों? अब मैं क्या करता हूँ, एक सवाल देता हूँ, इस सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक है? इसका आंसर खुद से कीजिए, और ये सवाल, इस दोनों सवाल पे हम लोग कल क्या करेंगे? वापस चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इसी पे रोकते हैं, कल फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि आप लोगों को अपनी PDF जो भी आप 12th में लेकर के जो भी आपको खुलने वाला जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना? वरना आप संपर्क